हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चरशाला। आज हम बचे कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट टॉपिक, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। में अपन देखेंगे व्हाट डिटरमाइंस अ बेबीज बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि बेबी का जेंडर क्या है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सेक्स का मतलब होता है जेंडर। सो फार यू हैव लर्न दैट एवरी पर्सन हैज 2 क्रोमोसोम्स। सो ह्यूमन में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। सो अपन एक सिंपल डायग्राम से समझेंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते। एवरी ह्यूमन हैज टोटल 46 क्रोमोसोम। सबके पास जितने भी ह्यूमन है, मेल हो फीमेल हो, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि 46 क्रोमोसोम्स को अपन बोल सकते हैं 23 पेयर्स। ठीक है, इन विच जो 44 क्रोमोसोम्स है उसको अपन कहते हैं ऑटोसोम्स, और बचा हुआ लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम्स है या एक पेयर, जो एक पेयर लास्ट का है, उसको अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, उसको अच्छे से देखते हैं। सो मेल के पास लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, मैंने बताया लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स यानी एक पेयर। ठीक है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल के पास जो लास्ट पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स अलग है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। यानी कि इन केस ऑफ फीमेल उनके पास भी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेल के पास दोनों क्रोमोसोम्स अलग है, एक क्रोमोसोम्स एक्स कहला जाता है और दूसरा वाला वाई कहलाता है, बट फीमेल के केस में अलग है। दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है। हमने क्या देखा था, जब स्पर्म बनता है या एग बनता है तो एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मियोसिस। सो मियोसिस सेल डिवीजन दोनों में ही होता है। यानी कि जब स्पर्म बनता है तो मियोसिस वाले प्रोसेस से होता है, एग बनता है ये भी मियोसिस वाले प्रोसेस से बनता है। तो जो स्पर्म होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। क्यों? देखो, मेल में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। बट जब ये हाफ हो जाएगा स्पर्म तो वो हैप्लॉइड कहलाएगा। हैप्लॉइड यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उनमें से जो लास्ट वाला पेयर है, 23rd वाला, जो लास्ट वाला एक पेयर है, वो कुछ भी हो सकता है, या तो एक्स होगा या फिर क्या होगा, वाई होगा। ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो सेक्स देखो, बाकी जो 22 क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल ऑटोसोम्स प्रेजेंट है स्पर्म में, बट जो लास्ट का जो एक क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। बट फीमेल के केस में क्या होगा, सिर्फ एक्स ही होगा, क्योंकि उनके जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम है, जो कि क्या है, एक्स है। तो इस वजह से जो एग होता है वो भी हैप्लॉइड है, उनमें भी टोटल 22 ऑटोसोम्स है, बट जो लास्ट वाला एक क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम रहेगा। सो ये है सिंपल सा कंसेप्ट। अब डायग्राम पे आते हैं। सो अगर आप देखोगे, जैसे बेबी बॉर्न होता है तो उससे पहले स्पर्म और ओवम के बीच में क्रॉसओवर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फादर है, मेल है, वो लार्ज अमाउंट में स्पर्म बनाता है, बट इन केस ऑफ फीमेल जो है हमेशा एक ही एग बनेगा। और ये भी एकदम सिंपल सा चीज है कि फीमेल्स में सिर्फ दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब भी जितने भी ओवम, जितने भी एग बनेंगे उनमें एक्स ही पाया जाएगा। बट इन केस ऑफ मेल मैंने क्या बताया था, उनके पास एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हो सकता है इस वाले स्पर्म में जो है हाफ होने के बाद एक्स क्रोमोसोम आया हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी में वाई हो, किसी में एक्स है, फिर किसी में वाई हो। सो इस तरह का हो सकता है। सो मान लो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जब ओवरी से एग रिलीज हुआ और उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म सेल आते हैं, बट उनमें से जो स्पर्म सबसे ज्यादा कंपैटिबल होगा बायोलॉजिकली, वही उस एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो जैसे मान लो ये वाला स्पर्म कंपैटिबल है तो ये फर्टिलाइज करेगा। अब आप देख सकते हो फादर का कौन सा वाला स्पर्म आया जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, और मदर के पास भी ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो बन रहा है, उस जाइगोट में कौन से क्रोमोसोम आएंगे, एक्स और एक्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम आएंगे। और अगर इन केस ऑफ मान लो ये जो ऊपर वाला वाई क्रोमोसोम है, ये वाला स्पर्म कंपैटिबल है, मान लो ये वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म है, वो फर्टिलाइज कर रहा है एक्स सेल के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें
एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आएंगे। सो जिस ह्यूमन में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो फीमेल होते हैं, और जिस बेबी में एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मेल। सो ऐसे अब अपन को पता चल गया कि मेल किसको बोलेंगे और फीमेल किसको बोलेंगे। मेल किसको बोलेंगे, जब फादर का वाई क्रोमोसोम आएगा और मदर का तो एक्स क्रोमोसोम ही रहता है। इस केस में जो बेबी होगा वो मेल होगा। और अगर जो फादर का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है मदर के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, तो कौन सा बेबी बनेगा, फीमेल बेबी बनेगा। सो ये है एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसी तरह से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि सेक्स का मतलब क्या होता है, जेंडर। सो दिस इज हाउ अ जेंडर इज बीन आइडेंटिफाइड। इसी तरह से पता चलता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है, यानी जो बच्चा है पेट में वो मेल है या फीमेल है उसके क्रोमोसोम से पता चलता है। सो दिस इज द स्मॉल एंड इजी कंसेप्ट, यू नीड टू रिमेम्बर इट। सो फार यू हैव लर्न दैट एवरी पर्सन हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। सो जैसे कि मैंने पढ़ाया, फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ऑलवेज मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो मदर के पास ऑप्शन नहीं है, वो एक्स क्रोमोसोम ही प्रोवाइड कर सकता है। बट फादर जो है या तो एक्स प्रोवाइड कर सकता है या तो वाई प्रोवाइड कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये जो स्पर्म कंपैटिबल है वही फर्टिलाइज करेगा। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम क्रॉस हो रहा है मदर के एक्स क्रोमोसोम से तो क्या बनेगा, फीमेल। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम क्रॉस हो रहा है मदर के एक्स क्रोमोसोम से तो क्या बनेगा, मेल। नाउ फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू कैन प्रिडिक्ट हु डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ बेबी। इसी इंफॉर्मेशन से अब आप बता सकते हो कि जो बेबी है उसका जेंडर क्या होगा, उसका जो सेक्स है वो क्या होगा। लेट्स नाउ डिस्कस द हाइजीन प्रैक्टिसेस टू फॉलो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन का हाइजीन प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर हाइजीनिक पर्पस। ठीक है, सो यूज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जैसे ब्लीडिंग जिस टाइम पे होता है उस समय सैनिटरी पैड्स का यूज करना जरूरी है। टेम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह ये सारी चीजें जरूरी है। अगर आप डायग्राम देखना चाहोगे तो दिस इज द सैनिटरी पैड। इस तरह से जो है अंडरवियर में लगाया जाता है, जिस वजह से अगर ब्लीडिंग वाले डेज यानी कि जो 3 से 7 दिन तक के ब्लीडिंग वाला फेज रहता है उस समय में ये हेल्पफुल है। क्लॉथ में जो है किसी तरीके से ब्लीडिंग नहीं होगा और ये जो है हाइजीनिक रखेगा। सो एक्चुअली क्या होता है, जो कपड़े होते हैं क्लॉथ्स में बहुत सारे माइक्रोब्स फंसे हुए रहते हैं, उस सेंसिटिव एरियाज को जो है सेफ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई ये जो पैड्स होते हैं वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये यूज करना जरूरी है। इसको अपन कहते हैं सैनिटरी पैड। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस्ट्रुअल कप। सी मेंस्ट्रुअल कप ये जो है सिंपली इसको फोल्ड करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं वेजाइना में। यहाँ पे थिक लाइनिंग दिख रहा है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये जो लाइनिंग थिक लाइन है वो डिसइंटीग्रेट बोल सकते हो सिंपल टर्म में। सो डिसइंटीग्रेट होने के बाद ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है उस ब्लीडिंग को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, बाद में जो है इसको इजीली निकाला जा सकता है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल कप। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्पॉन्स। टेम्पॉन्स जो है ये कॉटन के जैसा रहता है एक स्ट्रक्चर। इसको इंसर्ट कर देने के बाद ये जो है ब्लड को एब्जॉर्व कर देता है और इस एरिया को लॉक कर देता है, जिस वजह से ब्लीडिंग जो है वो बाहर नहीं आता। वॉश रेगुलरली। देखो जो जेनिटल एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन करना जरूरी है, जस्ट बिकॉज वो एरिया बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहता है एवरी टाइम। सो चांसेस ये है कि वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाए। इस वजह से वहाँ पे नेचुरली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है स्मॉल अमाउंट में एसिड सिक्रीट कर दे, जिस वजह से उस एरिया का पीएच है वो एसिडिक रहता है। अब एसिड की वजह से जो फंगस होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और इस वजह से वहां पे इन्फेक्शन नहीं होता। बट अगर तुम सोप यूज करोगे तो वहां का जो एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ के जो नेचुरल गुड बैक्टीरियाज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से जो वॉश होता है हमेशा नॉर्मल वाटर से किया जाता है, ना कि कोई सोप वाटर। ओके, सो अवॉइड
यूजिंग सोप, ओनली यूज नॉर्मल वाटर। हैंड वॉशिंग इज द की। सो जब भी आप सैनिटरी पैड को चेंज कर रहे हो या फिर चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद हमेशा हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स, अब जो भी ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है जिसमें ब्लड लगे हुए हैं जो यूज्ड हो चुका है उसको प्रॉपरली न्यूज़पेपर में रैप करके डिस्पोज करना है डस्टबिन में, और उसको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी रीयूजेबल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जैसे कुछ कुछ सैनिटरी पैड्स होते हैं जिसको रीयूज किया जाता है, उन सारे प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा केयरिंग करना पड़ता है। आपको गर्म पानी से वॉश करना पड़ता है और उसको केयरफुली कवर करके रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी गंदे कपड़े से कवर करके उसको रख दिए, उसको प्रॉपर सेफली और हाइजीनिकली रखना पड़ता है। इस वजह से आप प्रॉपर केयर बताया जा रहा है ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम में यूज कर सको। चेंज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स रेगुलरली। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जब ब्लीडिंग फेज रहता है, तो जब भी पैड एक बार यूज हो जाए, ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, तो उसको 4 से 6 घंटा, उससे ज्यादा नहीं रखना है। और अगर ब्लड का फ्लो हैवी है तो और फ्रीक्वेंटली, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में आपको पैड को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड जो है उस एरिया को और ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन कर दे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे बताया जा रहा है पीरियड इज योर प्राइड। सो बेसिकली पीरियड जरूरी होता है। ऐसा क्यों? मेंस्ट्रुएशन एक साइन होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? रिप्रोड्यूस करना। सो रिप्रोड्यूस करने के लिए एग का फॉर्मेशन होगा, एग बनेगा तो जो लाइनिंग था, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो भी बनेगा ताकि बेबी को सस्टेन कर पाए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी वो जो एंडोमेट्रियम है या ब्लड का जो लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ये कोई शेम की बात नहीं है, ये जो है बेसिकली साइन है कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हेल्दी है। यूजिंग क्लीन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, चेंजिंग देम एज ऑफन एज रिक्वायर्ड एंड डिस्पोजिंग देम। जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टेम्पोन वगैरह मैंने बताया, पैड वगैरह बताया, प्रॉपरली उनको टाइम टू टाइम यूज करना जरूरी है और उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबली उसको डिस्पोज करना भी जरूरी है ताकि वातावरण में किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। सो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में। सो किस तरह से बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको डिटेल में समझेंगे। प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस लास्ट अबाउट 9 मंथ। सो वी नो दैट प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ का होता है। उसको अपन डिवाइड करेंगे 3 स्टेज में। इसी स्टेज को अपन कहते हैं ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीना होता है, 2 ट्राइमेस्टर में 6 महीना होता है, थर्ड वाले ट्राइमेस्टर में भी 3 महीना, तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर यानी टोटल हुए 9 मंथ। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले का 3 मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ। यहाँ पे क्या होगा? द फर्टिलाइज्ड एग जो है डेवलप होगा एम्ब्रियो में ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ एंड मेजर ऑर्गन स्टार्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। सो जो पहला ट्राइमेस्टर है यानी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, इस समय जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ स्लोली ऑर्गन के डेवलपमेंट का भी शुरुआत होगा। सो अगर आप डायग्राम को देखोगे, दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पे जाइगोट है, कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। इस समय में आपको बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हुए दिख जाएंगे। फ्रॉम अबाउट द 9 वीक, 9 हफ्ते बाद, द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। सो 9 वीक्स यानी पूरा 3 मंथ कवर हो जाएगा, तब हम उसको कहेंगे फीटस। अब ये जो फीटस है बहुत तेजी से ग्रो करेगा, विच कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर आएगा, दैट मीन्स द 4th, 5th एंड 6th मंथ। तो 4th मंथ से क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। द फीटस ग्रो बिगर। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंडिंग था उसमें अपन फीटस टर्म देते हैं, तो जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, अब ये जो फीटस है वो बड़ा होना स्टार्ट होगा और वो स्ट्रॉन्गर बनेगा एंड द मदर कैन फील इट्स मूवमेंट। सो बेसिकली जो मदर के वूम में इस बेबी का जो मूवमेंट है वो फील किया जा सकता है। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर द बेबी ग्रो रैपिडली। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेबी है वो रैपिडली ग्रो करेगा और वो अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने के लिए प्रिपेयर करेगा, रेडी करेगा। द बेबी ग्रोज रैपिडली एंड गेट्स रेडी फॉर द लाइफ आउटसाइड द वूम। सो वूम के बाहर, मदर के वूम के बाहर आने के लिए जो भी तैयारी है वो सारी चीजें हो जाएंगी। द यूट्रस
प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस। सो बेसिकली जो मदर का यूट्रस होता है वो बेबी को, ग्रोइंग बेबी को प्रोटेक्ट करता है प्लस नरिश भी करता है थ्रू आउट द टाइम, जब तक कि वो बेबी उस वूम में है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अब डिलीवरी का टाइम पे क्या होगा, अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फ्रॉम द यूट्रस हेल्प पुश द बेबी कम्स आउट थ्रू द बर्थ कनाल। सो बर्थ कनाल क्या है, सर्विक्स और वजाइना, जो नीचे वाला पार्ट है वजाइना जहाँ पे पीनस एंटर होता है। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस हेल्प पुश द फीटस आउट ऑफ द बर्थ कनाल। सो डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे, यूट्रस मसल्स में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है नेचुरली होता है, अगर नहीं हो रहा है तो कभी कभी हार्मोन्स वगैरह इंजेक्शन दिया जाता है, और अगर ये भी नहीं हुआ उस केस में सर्जरी वगैरह किया जाता है। सो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है, यूट्रस मसल्स करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो फीटस है या बेबी है उसको बाहर की तरफ पुश कर सके थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल से बाहर। अब ये बर्थ कैनाल क्या है, लोअर पार्ट को बोलेंगे। लोअर पार्ट में क्या था, यूट्रस के नीचे क्या है, सर्विक्स, और सबसे नीचे क्या है, वजाइना। इन सम केसेस इफ a normal vaginal birth is not possible or safe for mother or the fetus, doctor may use medical or surgical procedure to help deliver the baby safely। so कभी कभी जो है वेजाइनल बर्थ पॉसिबल नहीं होता है मदर और फीटस दोनों के सेफ्टी के लिए, अब डॉक्टर को सर्जिकल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं ताकि बेबी को सेफली डिलीवर कर सके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। लेट्स डिस्कस सम मोर कंटेंट हियर। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद अ बेबी नीड्स स्पेशल केयर, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मदर्स मिल्क में सबसे ज्यादा या कंप्लीट न्यूट्रिशन रहता है। सो ऐसा क्यों होता है, देखो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे एसेंशियल हार्मोन्स रिलीज होते हैं मदर के बॉडी में। सो वो हार्मोन की वजह से ही जो मदर का मिल्क है ना, उसमें सारा का सारा न्यूट्रिशन कंटेन करता है, और उसी को, वही मिल्क जो है बेबी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज से। यानी उनके ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होता है, और यही एंटीबॉडीज जो है स्टार्टिंग में बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्यों चाहिए, बाहर के एक्सटर्नल बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। न्यू बॉर्न मस्ट बी केप्ट वार्म, सो उनको अच्छे से कपड़ों में ढक कर रखे, गर्म रखे। वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, टाइम टू टाइम उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, और बहुत ही जेंटली उनको हैंडल करना चाहिए। द मदर्स वेलबींग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सो जितना ज्यादा बेबी डेलिकेट है उस फेज में मदर का भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। शी रिक्वायर्स न्यूट्रिशियस फूड, सो जो डिलीवरी होता है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान वो जो भी फूड खाती है वो अपने बेबी के लिए खाती है, तो उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस जो है उनके लिए कम पड़ जाता है। सो आफ्टर दैट उनको न्यूट्रिशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है और बराबर रेस्ट की जरूरत होती है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो मदर है वो स्मोकिंग ना करे और ना ही अल्कोहल का कंजम्पशन करे। और ये सिर्फ आफ्टर डिलीवरी की ही बात नहीं, जो मदर प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट से पहले या जो भी फीमेल होती है उनको स्मोकिंग या अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। इससे जो है ओवरीज बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और एक और चीज इसमें ये बताया जा रहा है, जो भी मेडिकेशन लेना है वो किसी डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। सो हम कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं दे सकते। द हेल्थ ऑफ मदर एंड द बेबी आर क्लोजली कनेक्टेड एंड रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट। सो यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी मदर है और बेबी है दोनों को क्लोजली अच्छे से प्रॉपर और सपोर्ट की जरूरत होती है। पॉज एंड पॉन्डर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा गया है। बताया जा रहा है रवि ने अचानक से नोटिस किया कि वो बहुत जल्दी लंबा होते जा रहा है और उसके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड होते जा रहे हैं और उसका वॉइस जो है वो क्रैक होते जा रहा है। सो आपको ये बताना है रवि अपने लाइफ के कौन से स्टेज पे एंटर कर रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी में यही सारे कैरेक्टरिस्टिक अपन को देखने को मिला था। रीनास पीरियड ऑकर्स एवरी 28 डे, पीरियड जो है वो हर 28 डेज में होता है एवरेज, हमने ये पढ़ा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर उसका लास्ट पीरियड 5 मार्च को हुआ था तो अब अगला साइकिल कब स्टार्ट होगा। सो बेसिकली 28 डेज आप काउंट कर लो 5 मार्च के बाद। मार्च जो है 31 डेज का होता है। सो 5 मार्च में अगर उसका लास्ट पीरियड था तो मार्च के और कितने दिन बचे, टोटल 26 डेज। सो और 2 डेज काउंट करना है। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल 1 और 2। सो 2 अप्रैल को मोस्ट लाइकली चांसेस है उसका नेक्स्ट पीरियड होने वाला है। अ ह्यूमन जाइगोट हैज जस्ट फॉर्म्ड, सो यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज इट हैव। सो ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म में कितने
क्रोमोसोम्स रहेंगे हाफ क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम्स। एग में कितने क्रोमोसोम्स थे? 23 क्रोमोसोम्स। सो 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। सो ह्यूमन जाइगोट जो बन रहा है उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, मदर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का हेल्थ कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। सो अ वुमन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्ले अ वाइटल रोल इन बेबीज ग्रोथ एंड सेफ्टी। बेबी के ग्रोथ और सेफ्टी के लिए जो प्रेग्नेंट मदर है उसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मदर जो भी डाइट लेंगे उनके डाइट में बराबर अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, वाइटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, डॉक्टर के साथ फॉलोअप होना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज होना चाहिए और एडिक्वेट रेस्ट भी ज़रूरी है। हर इमोशनल वेलबींग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हर तरफ से फिजिकली एंड मेंटली सपोर्ट होना ज़रूरी है, उनके फैमिली मेंबर की तरफ से सपोर्ट होना ज़रूरी है और उस लेडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो स्ट्रेस फ्री रहे। सो दीज आर द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में डिस्कस करेंगे। सम मदर एक्सपीरियंस अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी एंड फेटिक। सो कभी कभी होता है कि डिलीवरी के बाद जो मदर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि एक नया बेबी आया है तो उस बेबी को प्रॉपरली कैसे केयर करे। सो ये स्ट्रेस वगैरह होता है काफ़ी कभी और बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। सो ये जो एंग्जाइटी है और थकान है, ठीक है, डिलीवरी के बाद, इसको अपन कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और ये जो है ये ट्रीटेबल है, यानी इस कंडीशन को बराबर ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो मदर है उसको हेल्थ केयर वर्कर के साथ यानी किसी डॉक्टर, नर्स या ASHA वर्कर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है, उनसे खुल के बात करना ज़रूरी है ताकि जब भी वो लो फील करे या ओवरवेल्म फील करे उसको बराबर हेल्प और सपोर्ट मिल सके। अब ये ASHA वर्कर क्या होता है इसको अपन डिस्कस करेंगे। अक्रॉस इंडिया अब तक के 10 लाख एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिसको ASHA बोलते हैं वो इंडिया में है। ये जो कम्युनिटी होते हैं बेसिकली ये ट्रेन्ड वुमेन होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को या जो भी पेशेंट है उनको हाइजीन के बारे में सिखाते हैं, इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन और इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सके वो सिखाते हैं, प्लस प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के टेक्निक्स भी सिखाया जाता है। सो ये किसके अंडर आता है? अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उन्हीं की तरफ से है। स्पेशली इन रूरल एरियाज में ये सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे एरियाज जहाँ पे लोग इलिटरेट है या उनको चीजों के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पे ये सारे जो वर्कर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो हेल्प करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे ऑफर एडवाइस ऑन मैटरनल केयर, कैसे एक माँ को अपने बच्चों को केयर करना है, वो सारी चीजें, सेफ डिलीवरीज और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी सिखाया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब ऐसी मेथड्स जो सेक्स के दौरान यूज किया जा सके टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर अ प्रेगनेंसी। So these are the topics we have discussed so far. What does it mean to be sexually mature? As we grow through adolescence का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल जो 12 years के अबव है और 18 ईयर्स से नीचे है, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो अभी चाइल्ड नहीं है बट एडल्ट भी नहीं है। सो ऐसे इंडिविजुअल को एडोलेसेंस कहा जाता है। सो हमारा टॉपिक क्या है कि सेक्सुअली मैच्योर होना किसको कहते हैं। आवर बॉडीज अंडरगो मेनी चेंजेस। जब एडोलेसेंस पे पहुंचता है कोई इंडिविजुअल तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रोथ इज सेक्सुअल मैच्योरेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उस इंडिविजुअल का सेक्सुअल मैच्योरेशन कितना हुआ है। सो सेक्सुअल मैच्योरेशन का मीनिंग होता है कि हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के। सो दैट इज द टर्म सेक्सुअल मैच्योरेशन। इट इज अ ग्रेजुअल, ये जो है बहुत स्लोली चलते रहता है अलॉन्ग जो भी बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ रहेगा उसके साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी होती रहेगी, बट इट डज नॉट मीन वी आर फुली रेडी फॉर एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी, एडोलेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे जो पुबर्टी को क्रॉस करने के बाद वाला पीरियड आता है। पुबर्टी कौन सा पीरियड होता है? 8 ईयर टू 12 ईयर, जहाँ पे पहली बार स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। बट 13 से 17
ईयर के एज में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज सेक्सुअली मैच्योर। बट सेक्सुअली मैच्योर होने का ये मतलब नहीं है कि वो इंडिविजुअल जो भी एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उसके लिए भी रेडी हो। बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है ऐसे पर्सन्स को अलाउड नहीं होता है जस्ट बिकॉज उनका सेक्सुअल मैच्योरेशन हो चुका है। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो अभी भी बचा हुआ है। सो सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ऑलवेज नॉट द थिंग। देयर आर अदर थिंग्स लाइक कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड टू हैंडल देयर ओन फीलिंग्स एंड टू कम्युनिकेट क्लियरली। सो ये सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। सो सेक्सुअल मैच्योरिटी हैपन्स ग्रेजुअली बट इमोशनल मैच्योरिटी होने में समय लगता है। बीइंग इमोशनली मैच्योर मीन्स एक इमोशनल मैच्योर पर्सन कब होता है? जब उसको फीलिंग्स हैंडल करना आता हो, क्लियरली कम्युनिकेट करना आता हो और अपने डिसीजंस को सोच समझकर थॉटफुली बनाना आता हो। सो ऐसे पर्सन जो है इमोशनली मैच्योर होते हैं। सेक्सुअली मैच्योर होने से जरूरी नहीं है कि उस पर्सन में इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाए, और ये जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो कई समय बाद आता है। किसी किसी अडल्ट फेज में भी बहुत लेट से इमोशनल मैच्योरिटी आता है। हाउ कैन अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड इन्फेक्शन बी प्रिवेंटेड? अब यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे किस तरह से अनवांटेड प्रेगनेंसी को या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो एडोलेसेंस में जो बॉडी होती है हमारी वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है मेल्स में और फीमेल में ओवम का। सो ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसे स्टेज पे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तो देयर इज 100% चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी। ऑब्वियस सी बात है वो छोटा सा बच्चा नहीं चाहेगा कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाए, बट उनके मजे मजे में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। बीइंग रेडी फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल चेंजेस बट ऑल्सो बीइंग एबल टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। फिजिकल चेंजेस अगर आपके फिजिकल डेवलपमेंट हो चुके हैं दैट डज नॉट मेक्स यू एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बट ऑल्सो अबाउट बीइंग एबल टू मेक थॉटफुल डिसीजन। हमारे अंदर थॉटफुल डिसीजन और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने की काबिलियत होनी जरूरी है। सच रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस हेल्प प्रिवेंट अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड सपोर्ट हेल्दी रिलेशनशिप। बेसिकली ऐसे टाइम पे जो है इमोशनल मैच्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो चॉइसेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो हमें ही भुगतना है। यानी कि अगर हम अनजाने में या फिर ना चाहते हुए अगर किसी के साथ ऐसा एक्टिविटी करने के बाद किसी को प्रेग्नेंट कर दिए, सो वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करें और लाइफ लॉन्ग हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्सन के साथ रहे। सो ये सारी चीजें सोचते हुए रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनाना जरूरी है ताकि हम प्रिवेंट कर सके अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को। और सिर्फ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की ही बात नहीं है, यहाँ पे आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की भी। बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बहुत सारे खतरनाक इन्फेक्शंस या डिसीजेस फैलते हैं। सिंस सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट, सो सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स इन्वॉल्व हो, यानी कि पीनस एंड वजाइना। इससे क्या होता है, सम इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन। ये सारे एक्टिविटी से इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं। अगर कोई उनमें से एक पर्सन इन्फेक्टेड है, मान लो एक पार्टनर जो है अपना प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करता हो या बराबर हाइजीन ना रखे, तो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन है बट उनको नहीं पता। कभी कभी सिम्टम जो है दिखाई नहीं देते, बट जो पर्सन उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होगा उसको वो इन्फेक्शन तुरंत ट्रांसमिट हो जाएगा। और इसी इन्फेक्शन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। क्यों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? क्योंकि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से ट्रांसमिट हुए हैं, इसीलिए ऐसे इन्फेक्शंस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या STI कहते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि गोनोरिया, हर्पिस, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ट्स, HIV। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ केसेस में इनका कोई भी इलाज नहीं होता। अब बात करेंगे प्रोटेक्शन की। यूजिंग कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट देयर ट्रांसमिशन एंड ऑल्सो हेल्प प्रेगनेंसी। सो बेसिकली पीनस को कवर करने के लिए कॉन्डम्स होता है, सिमिलरली वेजाइना के लिए भी अलग वेजाइनल कवरिंग आता है। इससे जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस कम होते हैं। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी
used। सो यहाँ पे बताया जा रहा है अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड यूज किए जाते हैं। कुछ कुछ जैसे बैरियर की तरह काम करते हैं, लाइक कॉन्डम्स जो मेल के पीनस को कवर करता है, या फिर आता है फीमेल के लिए वजाइनल कवर्स विच स्टॉप्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग्स। सो ये फिजिकल बैरियर्स को यूज करने का एक ही मकसद होता है कि स्पर्म को वो फेलोपियन ट्यूब और एग के पास पहुंचने ना दे। सम मेथड्स इन्वॉल्व मेडिसिन, जैसे ओरल पिल्स वगैरह होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स को अल्टर करते हैं जो कि बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। इससे क्या होगा, जो हार्मोन्स है वो अल्टर होगा, जो एग बनने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। किसी किसी केस में ये सारी चीजों से ओवरीज इतना इफेक्ट हो जाती है कि एग बनता ही नहीं है। अनदर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कि आईयूडी। इसका एक एग्जांपल है कॉपर टी का। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आप समझ जाओगे ये आईयूडीज होता क्या है। सो दिस इज अ कॉपर टी जिसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। इंट्रा यूटेराइन यानी यूटरस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो है कॉपर दिखने को मिलेगा आपको। स्पर्म जब रीच करेगा वजाइना में तो इस कॉपर से टच होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कॉपर जो है एक तरीके का डिस्ट्रॉय करने का काम करता है स्पर्म को। सो इस वजह से जो है प्रेगनेंसी या जो भी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको प्रिवेंट करता है। थ्रू दे में समटाइम्स इरिटेट द यूटेरस, और ये कभी कभी ये सारी चीजें यूट्रस को इरिटेट भी करती है। सर्जिकल मेथड्स होते हैं कुछ कुछ। सो हमने ये सारी चीज़ें पढ़े पहले, आपको मैंने बताया था बैरियर मेथड हो गया, फिर आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस मेथड, ये भी बैरियर मेथड में ही काउंट करता है। फिर दूसरा आता है सर्जरिकल मेथड्स। सर्जरिकल मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टॉप अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये सारे मेथड यानी सर्जरिकल मेथड भी यूज होता है, जिसमें अपन वास डिफरेंस को ब्लॉक करते हैं मेल में और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं फीमेल में। अब अगर आप फेलोपियन ट्यूब देखोगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो है फेलोपियन ट्यूब को हम लोग कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसको टाई कर देते हैं ताकि जो एग है ये बाहर आ ही ना पाए, और स्पर्म जो है अगर वो एंटर कर भी गया बट एग तो यहाँ पे बन रहा है, एग बाहर नहीं आ पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और ये परमानेंट तरीका होता है प्रेगनेंसी स्टॉप करने का। यानी आप इसको एक बार कट कर दोगे और ज्वाइन कर दोगे, यानी कि इस रास्ते को ब्लॉक कर दोगे, पूरा पूरा जो फेलोपियन ट्यूब वाला पाथवे है वहां से ब्लॉक कर दोगे, स्पर्म के साथ कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सिमिलर केस अगर आप वास्ट डिफरेंस को देखोगे, डायग्राम बता देता हूँ आपको, ये रहा, जैसे ये टेस्टिस है, यहाँ पे एपिडिडिमिस, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है स्पर्म, तो स्पर्म ऊपर पहुंचता है एंड देन इस तरह से यूरिथ्रा में पहुंच के रिलीज होता है। सो बेसिकली जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे, तो जो स्पर्म है ऊपर की तरफ कभी आ ही नहीं पाएगा, यानी यूरिथ्रा पे कभी आ ही नहीं पाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वेसेक्टोमी, जहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और इस सर्जरिकल प्रोसेस को अपन कहते हैं वेसेक्टोमी। हिंदी में आप सुने होंगे इसको कहा जाता है नसबंदी। सो फेलोपियन ट्यूब के केस में अपन उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इन सम केस अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सर्जरी, जनरली ओनली विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द एम्ब्रियो इज वेरी स्मॉल। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी गलती से ऑकर हो जाता है। इट मीन्स मे बी द पर्सन हैव यूज्ड कॉन्डम्स और अदर फिजिकल बैरियर मेथड, बट स्टिल जो स्पर्म जो है एंटर कर जाता है, ओवरीज से जो एग रिलीज होता है उस एग को भी फर्टिलाइज कर देता है। सो उस केस में एबॉर्शन जो है एक सर्जरिकल प्रोसीजर होता है, जहाँ पे जो जाइगोट है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ के अंदर अंदर उस एम्ब्रियो को निकाल के हटा दिया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एबॉर्शन, और ये जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तभी करना जरूरी है। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ सेलेक्टिव एबॉर्शन, यानी हमें स्पेसिफिक जेंडर नहीं चाहिए तो हम एबॉर्शन करवा ले, ये बहुत गलत चीज है और इससे लीगली आपको जेल भी हो सकता है। दिस प्रैक्टिस कैन लीड टू बी मार्क्ड इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस प्रैक्टिस कैन लीड टू अ मार्क्ड इम्बैलेंस इन द सोसाइटल सेक्स रेशियो। सो कुछ कुछ जगह पे आप देखे होंगे जैसे फीमेल बॉर्न होती है तो उनको
एबॉर्शन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या है, जो सोसाइटियल सेक्स रेशियो है उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, यानी लड़कों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पॉपुलेशन में और लड़कियां कम हो जाती है। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी इलीगल होता है। अब ये प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? प्री नेटल यानी जो बच्चा है वो अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, बट वो फीमेल के यानी मदर के वुम में प्रेजेंट है। उस समय फ्लूइड निकाला जाता है। मदर के वुम के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। उस फ्लूइड में क्रोमोसोम्स चेक किया जाता है। क्रोमोसोम्स चेक करने से उस बेबी का जो है जेंडर पता चल जाएगा। सो ये वाला जो प्रोसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये लीगली अलाउड नहीं होता है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया। सो दिस इज important to maintain सेक्स रेशियो फॉर अ हेल्दी फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी। सेक्स रेशियो में एक बैलेंस बना रहे नेचुरली, इस वजह से इस चीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है इंडिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड सम सर्जरिकल मेथड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसको आपको खुद से आंसर करना है। इन एनिमल्स, इन मेनी एनिमल्स, कई एनिमल्स में जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया या अलग अलग एनिमल्स हो गए, उनके बच्चे पैदा होते ही वो चल सकते हैं और वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं। बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी ह्यूमन बेबीज पैदा होती है तो उनको बराबर फीडिंग और केयरिंग किया जाता है। उनके लिए लंबे समय तक के उनका केयर किया जाता है। सो उनका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, आप इस चीज़ को कमेंट में बताना। अगर आपको आंसर नहीं पता तो फिर भी आप कमेंट में पूछ लेना, तो मैं आंसर कर दूंगा। इंडियन साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यानी ये ओरली लिया जाता है, टेकन वंस वीकली, हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इट अवॉइड्स साइड इफेक्ट लाइक वेट गेन, नोजिया, हेडेक, ये सारी चीज़ें अवॉइड करेगा। सेफ और कन्वीनियंट और इफेक्टिव वे है। इट इज़ प्रोवाइडेड फ्री थ्रू द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सो कुछ शादीशुदा कपल्स होते हैं जो फैमिली प्लानिंग करते हैं, यानी कि उनको बच्चे पैदा नहीं करना है बट उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होते रहती है, तो ऑब्वियस ही बात है, चांसेस है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th वाला डे आता है उस दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी एग रिलीज होता है। सो उस समय बहुत चांसेस रहते हैं कि वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाए। तो तब ये वाला जो ओरल पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो लोगों को फ्री में दिया जाता है ताकि वो लोग प्रेगनेंसी या कंसीव ना करे। सो दिस इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और ये हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। अगर आपको चैप्टर सीरीज अच्छा लगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया। मैं कोशिश कर रहा था कि शॉर्ट में समझाऊँ, बट स्टिल टॉपिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक एक पेज को भी मैंने 30 मिनट्स का वीडियो बनाया। आई नो इट माइट लुक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। सो अगर आप पूरा पढ़ लिए हो और अगर आपको समझ में आ रहा है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे अपने तरफ से करना चाहिए, सो प्लीज़ आप कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को इम्प्रूव करूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। सो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।